जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम साइकोलॉजी की क्लास चला रहे हैं यूपी टेट और एस टेट के लिए, जिसमें 2 क्लासें मैं दे चुका हूं और कल हम शिक्षण स्तर पर बात कर रहे थे। शिक्षण स्तर पर हमारी बात चल रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी शिक्षण को सीखने के लिए 3 प्रकार के स्तर की जरूरत होती है। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर और एक होता है चिंतन स्तर। स्मृति स्तर, ये जो शिक्षण स्तर हैं, इन शिक्षण स्तरों का नामकरण पॉलिंग विंगी ने किया था। ये भी मैंने आपको बताया था, कई बार ये पूछा गया है कि शिक्षण स्तर का नामकरण किसने किया था, तो पॉलिंग विंगी ने इनका नामकरण किया था और मैंने कल ये आपको नोट भी कराया था कल की क्लास में। शिक्षण स्तर में पहला शिक्षण स्तर जो हमारा पहला है, स्मृति चिंतन स्तर। स्मृति चिंतन स्तर यह एक छोटे निचले लेवल का चिंतन स्तर होता है, जिसमें छोटी कक्षाओं में बच्चों को सूचनाओं की जानकारी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको कल बताया था और इसमें 5 चरण आपको लिखवाए गए थे। 5 चरणों का मैंने इसमें क्वेश्चन भी बनाकर लिखा था। जो इसके 5 चरण होते हैं, 5 चरणों में तैयारी करना, तुलना करना, सामान्यीकरण, इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए थे। सामान्यीकरण था और तैयारी करना था, प्रस्तुतिकरण, तुलना करना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। ये 5 चरण इसमें हमने स्मृति स्तर में आपको लिखवाए थे। इन 5 चरणों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें एक क्वेश्चन बोध स्तर और स्मृति स्तर दोनों में तुलना कर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से हर हाल में क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज मैं अगला स्तर बता रहा हूँ, पर इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 चरण होते हैं। स्मृति स्तर में, जो स्मृति स्तर मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसमें 5 चरण होते हैं। इसे हर्वट की पंचपदी प्रणाली भी इसलिए कहा जाता है, हर्वट ने दिए थे इसलिए इसे हर्वट की पंचपदी प्रणाली भी कहा जाता है। एनसीईआरटी की जो पाठ्य योजना है वो भी इसी स्तर पर, जो स्मृति स्तर है, इस पर भी बनाई गई है। इसका निर्माण इस पर ही किया गया है। जो एनसीईआरटी की पाठ्य योजना है, स्मृति स्तर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इसमें से मैं बाकी 2 जो स्तर हैं वो आपको लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उसके बाद इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको अभी छांट कर दिखाऊंगा। इसमें से अगला है हमारे पास इसमें बोध स्तर। दूसरा नंबर है बोध स्तर। बोध, शिक्षण का बोध स्तर। ये जो शिक्षण का बोध स्तर है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी 5 चरण होते हैं और ये मॉरिसन ने दिया था। इसमें 5 चरण होते हैं, ये मॉरिसन ने दिया था। और दोनों में, बोध स्तर और स्मृति स्तर में, दोनों में एक चरण ऐसा होता है जिसमें दोनों की तुलना की जाती है। इसमें होता है, इसमें 5 चरण होते हैं: खोज करना, प्रस्तुतिकरण करना, समावेशन, संगठन और लास्ट में यही आता है इसमें तुलनाकरण। लास्ट में होता है इसका अभिव्यक्तिकरण, लास्ट में अभिव्यक्तिकरण होता है। इसमें ये जो स्तर बोध स्तर है, इन दोनों में, चिंतन स्तर और बोध स्तर में, दोनों में जो कॉमन होता है वो होता प्रस्तुतिकरण। और पूछा गया क्वेश्चन है कि चिंतन स्तर और बोध स्तर में कौन सा चरण समान होता है या दोनों में एक सा होता है, तो प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण दोनों में एक सा होता है। और बोध स्तर जो शिक्षण स्तर है, यह किसी भी वस्तु को, बोध स्तर किसी भी विषय वस्तु को रटने की बजाय समझने के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये माध्यमिक और उच्च दोनों शिक्षण स्तरों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे मॉरिसन ने दिया था। इसमें 5 चरण होते हैं और 5 चरण कौन कौन से होते हैं मैंने अभी आपको बताए थे। 5 चरण होते हैं इसमें: खोज करना, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन और अभिव्यक्तिकरण। इन 5 को भी क्रम में पूछा जाता है कि सही क्रम कौन सा है, और मैं इसके संबंध में ही आपको पॉइंट बनाकर लिखवा रहा हूं। इन स्तरों से जो भी चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं, जो मैटर आपको प्रदान किया जा रहा है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको यूपी टेट, एस टेट के लेवल में नहीं मिलेगा। देखिए, बोध स्तर पर हम बात कर रहे हैं, शिक्षण का बोध स्तर।
पहला पॉइंट मैं इसमें लिख रहा हूं, बौद्ध स्तर में किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए, किसी भी विषय वस्तु को रटने से किसी भी विषय वस्तु को रटने के बजाय समझने के लिए बौद्ध स्तर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में है इस स्तर का प्रयोग माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए किया जाता है, उच्च शिक्षा के लिए किया जाता है, ऐसा है। अगला पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर 3 में है नंबर 3 पॉइंट है, इस स्तर के चरण मॉरिसन ने दिए हैं। इसमें भी 5 चरण होते हैं। आगे बौद्ध स्तर के जो चरण हैं वो क्या क्या है, देखिए। बौद्ध स्तर के चरण है। नंबर 1 जो सबसे पहला है, खोज। दूसरे नंबर पर दिया गया है प्रस्तुतिकरण। तीसरे नंबर पर समावेशन। समावेशन। 4 नंबर पर संगठन और 5 नंबर पर होता है अभिव्यक्तिकरण। देखिए ये बौद्ध स्तर के संबंध में है, और जितने पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं बौद्ध स्तर से, इनसे बाहर पॉइंट नहीं पूछा जाता है। आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आप जो भी पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उन्हें उठाकर देखिए। मैंने जो पॉइंट लिखे हैं इन स्तरों से, इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, देखिए। किसी भी विषय वस्तु को रटने की बजाय समझने के लिए बौद्ध स्तर का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम किसी भी विषय वस्तु को जब कक्षा में अध्ययन करवाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसे रटने की बजाय समझाते हैं। रटने पर जोर कम और समझाने पर अधिक दिया जाता है। वहां पर किस स्तर का, बौद्ध स्तर का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी विषय वस्तु में रटने की बजाय समझाने पर जोर दिया जाता है, किस स्तर के अंतर्गत आता है, ये बौद्ध स्तर के अंतर्गत आता है। इस स्तर का प्रयोग आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध स्तर का प्रयोग किया जाता है उच्च स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर दोनों के लिए बौद्ध स्तर का प्रयोग किया जाता है। इस स्तर को, बौद्ध स्तर को किसने दिया था, मॉरिसन ने।
बौद्ध स्तर को किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। इसमें कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। 5 चरण कौन कौन से हैं? खोज करना, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन और अभिव्यक्तिकरण। देखिए, जो प्रस्तुतिकरण है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोध स्तर और चिंतन स्तर दोनों में कॉमन, यानी कि दोनों में एक समान चरण है, बराबर चरण है, कौन सा है? दूसरे नंबर का है, जो प्रस्तुतिकरण है। ये आपसे कई बार पूछा गया है। और इसमें बनने वाले इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, बोध स्तर के चरणों का सही क्रम है। बोध स्तर के चरणों का सही क्रम है। आपको इसमें ऑप्शन दिए गए, पहले ऑप्शन में खोज, दूसरे में समावेशन और तीसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है संगठन। यहां पर दिया गया प्रस्तुतिकरण और लास्ट में दिया गया है अभिव्यक्तिकरण। लास्ट में ये दिया गया है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है खोज, समावेशन मैंने यहां पर भी ऐसे ही लिखा है, समावेशन, प्रस्तुतिकरण, संगठन और अभिव्यक्तिकरण। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया है खोज है, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन और अभिव्यक्तिकरण। लास्ट में प्रस्तुतिकरण, खोज, समावेशन है, समावेशन, संगठन और अभिव्यक्तिकरण। देखिए, मैंने ये ऑप्शन बनाए हैं, इसके 4 ऑप्शन, और इसमें सही क्रम कौन सा है? खोज। आप ध्यान दें, मैंने आपको बताया है, एक बात आप ध्यान रखें, इसमें जो आपको बताया गया था इसमें कि स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों का जो चरण होता है, सेकंड चरण दोनों का समान होता है। तो प्रस्तुतिकरण हमारा दूसरे नंबर पर आना चाहिए। उसमें पहले में तैयारी आता है और इसमें खोज आता है। पहले में तैयारी आता है स्मृति स्तर में, और इसमें खोज करना आता है। खोज करना तो आपको याद है, सब में खोज से स्टार्ट किया गया है। लास्ट वाले ऑप्शन में खोज नहीं दिया गया। पहला ये तो देखते ही सार ऑप्शन निगेटिव, ये कट जाता है। चौथा ऑप्शन तो गया। इनमें सब में खोज करना दिया गया है। आप जानते हैं कि दोनों का जो चरण है, सेकंड चरण दोनों का समान होता है, उसमें तुलना करना है। और इसमें प्रस्तुतिकरण समान होता है, प्रस्तुतिकरण पहले ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। और लास्ट में होता अभिव्यक्तिकरण। आप इन 3 चीजों को याद रखें, वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। पहले में खोज, बोध और खोज। बोध स्तर कहां से स्टार्ट होता है? खोज, स्मृति, तैयारी, ऐसे आप याद रखें। उसमें लास्ट में अनुप्रयोग होता है, इसमें लास्ट में अभिव्यक्तिकरण होता है। और दूसरे नंबर पर प्रस्तुतिकरण, पहले ऑप्शन में प्रस्तुतिकरण है नहीं। और तीसरे चौथे पर आता है समावेशन, संगठन। बहुत आसान है, अगर आप याद रखें तो पहले वाला ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, क्योंकि पहले में सिस्टम गलत दिया गया है सब। दूसरे में खोज और समावेशन, जबकि आना चाहिए प्रस्तुतिकरण, समावेशन के बाद आता है संगठन, तब होना चाहिए था अभिव्यक्तिकरण। इस तरह से ये होना चाहिए था। यहाँ पर है खोज,
खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्तिकरण, ये तीनों ऑप्शन ठीक दिए गए हैं। कि यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं, आपके सामने लिखे हैं, यहाँ पर तो आप देखकर पहचान भी सकते हैं। परंतु वहां पर जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में ये आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण सेकंड चरण होता है स्मृति स्तर और बोध स्तर में। ऑप्शन आराम से काट रहे हैं, कट रहा है ऑप्शन। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। एक क्वेश्चन इन चरणों से पूछा जाता है। ऐसा भी पूछा जाता है कि बोध स्तर का अंतिम चरण क्या है, अभिव्यक्तिकरण है। आपसे कुछ भी क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है, आप इन्हें पढ़कर जाइए, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी वस्तु को रटने की बजाय समझा जाए, ये किस स्तर में आता है, तो बोध स्तर में आता है। बोध स्तर को किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। और इसमें कितने चरण हैं, 5 चरण हैं। ये सब चीजें इसमें पूछी जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं चिंतन स्तर पर। चिंतन स्तर है इससे अगला। थर्ड नंबर है हमारे पास चिंतन स्तर। देखिए चिंतन स्तर में जो है चिंतन स्तर जो होता है शिक्षण का, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूं, शिक्षण का चिंतन स्तर। तीसरा स्तर ये होता है शिक्षण का चिंतन स्तर। और शिक्षण का जो चिंतन स्तर होता है ये अंतिम और तीसरा स्तर है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 4 चरण होते हैं, पहले वालों में 5 चरण होते हैं। यह शिक्षण का जो चिंतन स्तर है, यह शिक्षण का सर्वोच्च शिक्षण स्तर है। इसमें समस्या को समझने के साथ साथ चिंतन पर भी जोर देना होता है, चिंतन को भी समझना होता है, उसके लिए भी आपको प्रभावित होना होता है चिंतन के लिए। ये पी मॉरिसन हंट ने दिया था। इसमें 4 चरण होते हैं और इससे क्वेश्चन में से चिंतन स्तर से कम पूछा जाता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक बोध स्तर और स्मृति स्तर से पूछा गया है, लेकिन कुछ पेपर का कुछ पता नहीं होता, इसलिए मैं इसमें भी पूरे पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं जो लिखे जाते हैं। यह स्तर सर्वोच्च स्तर है। इसमें समस्या के साथ साथ चिंतन पर भी ध्यान देना होता है। यह पी हंट ने इन्हें दिया था और इसमें 4 चरण होते हैं। पी मॉरिसन हंट ने इसे दिया था। पहला नंबर 1 पॉइंट में इसमें लिख रहा हूं, नंबर 1 यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है। स्तर होता, यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है जहां हमें सूचना का अर्थ समझने के साथ साथ चिंतन, सूचना का अर्थ समझने के साथ साथ चिंतन करना होता है। चिंतन करना होता है। चिंतन करना होता है। सेकंड पॉइंट है इसका, दूसरे नंबर का, शिक्षण का यह स्तर, शिक्षण का यह स्तर मॉरिस पी हंट ने
दिया है, मॉरिस पी हंट ने दिया है। और इसमें चार चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आगे ये देखिए, चिंतन स्तर के 4 चरण। चिंतन स्तर के जो 4 चरण हैं वो निम्न है। क्या क्या है मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। नंबर 1 है समस्या को पहचानना, समस्या को पहचानना तथा प्रस्तुत करना। सेकंड पॉइंट है इसमें, दूसरे नंबर पर संकल्पना या संभावित समाधानों पर विचार करना। अगला पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट, समस्या, तीसरा चरण है समस्या से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करना। समस्या से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करना। चौथा है निष्कर्ष निकालना एवं निष्कर्ष को प्रयोग में लाना। निष्कर्ष निकालना एवं निष्कर्ष को प्रयोग में लाना। देखिए, ये शिक्षण का चिंतन स्तर है जो अंतिम और लास्ट चरण है। ये चौथा चरण है शिक्षण स्तर का। इसमें क्या है देखिए, शिक्षण का चिंतन स्तर, यह है शिक्षण का सर्वोच्च शिक्षण स्तर होता है जहां हमें सूचना का अर्थ समझने के साथ साथ चिंतन करना होता है। सूचना का अर्थ समझने के साथ साथ हमें चिंतन भी करना होता है। यह चिंतन स्तर है शिक्षण का। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, शिक्षण का यह स्तर मॉरिस पी हंट ने दिया है और इसमें 4 चरण होते हैं। शिक्षण का यह स्तर मॉरिस पी हंट ने दिया है और इसमें 4 चरण होते हैं। अब तक जो मैंने पढ़ाया चिंतन स्तर, बोध स्तर, उन दोनों में 5-5 चरण थे। पहले में भी 5 चरण थे, दूसरे में भी 5 चरण थे। अभी अभी मैंने करवाया है, खोज करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, समावेशन और संगठन, अभिव्यक्तिकरण है। इस तरह से इसमें भी 5 चरण थे। और जो पहला वाला करवाया था, पहले वाले में भी 5 चरण थे। तैयारी करना था, प्रस्तुतिकरण करना, सामान्यीकरण करना था, तुलना करना था, तुलना करना, सामान्यीकरण करना और अनुप्रयोग, ये 5 चरण थे। इसमें है, पहले चरण में हम समस्या को पहचानना और प्रस्तुत करना। जब हम छात्र को शिक्षण करा रहे हो तो उसकी समस्या को पहचानेंगे कि उसकी समस्या क्या है। समस्या को पहचान कर हम उसे प्रस्तुत करेंगे, उसका समाधान करेंगे। पहले स्तर में, चिंतन स्तर में ये होता है कि समस्या को पहचान कर उसे प्रस्तुत करें। और मैंने यही बात यहाँ पर लिखी है कि सर्वोच्च स्तर है, इसमें सूचना का अर्थ समझने के साथ साथ हमें चिंतन का भी स्तर करना होता है, चिंतन करना होता है। दूसरा है संकल्पना या संभावित समाधानों पर विचार करना।
और उस समस्या के संकल्पना और संभावित जितने भी उसके समस्या के समाधान संभावित हो सकते हैं, सरल से सरल हो सकते हैं, हम उसका प्रयोग करते हैं। उस समस्या के समाधान के लिए हम अपना प्रयास करते हैं। दूसरा, समस्या से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करना। उस समस्या से जो हमें समस्या दिखाई देती है, जो हमें समस्या चिंतन समझ में आता है, हम उस समस्या से जुड़े सभी आंकड़ों को इकट्ठा करें, जिससे क्या हम उस समस्या को दूर कर सकते हैं। लास्ट स्तर है इसमें निष्कर्ष निकालना एवं निष्कर्ष को प्रयोग में लाना। जब हम समस्या के आंकड़ों को इकट्ठा करें, उसका समाधान कर सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं, उससे क्या निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष को निकालकर हमें उसमें उस निष्कर्ष को प्रयोग में लाना चाहिए कि हमारी समस्या समाप्त हुई या नहीं हुई। ये मॉरिसन पी हंटर के 4 चरण हैं और चारों चरण चिंतन स्तर पर आधारित हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये तीनों शिक्षण स्तर पढ़ाए हैं। आगे हम एक वैज्ञानिक को लेते हैं जिनका नाम है फ्रांसिस गाल्टन, जो एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, जिनसे हर बार पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। फ्रांसिस गाल्टन मनोवैज्ञानिक है हमारे। फ्रांसिस गाल्टन जो है, फ्रांसिस होता है फ्रांसिस गाल्टन, और फ्रांसिस गाल्टन एक इतने इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको 8-10 लाइनें इसमें लिखवाऊंगा और प्रति एक लाइन, हर एक लाइन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से संबंधित होगी या पूछा जाए ऐसी लाइन इसके संबंध में होगी। फ्रांसिस गाल्टन को सूजन शास्त्र के जनक कहा जाता है। जूनियर में भी आ चुका है क्वेश्चन। आप अपना जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप उठाकर देखिए, जहां पर मैं कहता हूं कि आ चुके हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसमें जाकर आप खोज करें। आपके पास प्रीवियस पेपर होंगे, उनमें ये बन चुके हैं। फ्रांसिस गाल्टन सूजन शास्त्र के जनक थे। इन्होंने बुद्धि शब्द का जो पहला निर्माण है ये भी फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और फ्रांसिस गाल्टन ने ही बैटरी शब्द का, जो भाटिया बैटरी एक बुद्धि में शब्द आता है, भाटिया बैटरी जो बैटरी शब्द है उसका निर्माण भी किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने उस शब्द का निर्माण किया था। इनकी एक हेरिडिटरी जीनियस नामक एक पुस्तक है जो कई बार पेपर में पूछी गई है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछी गई है कि हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक है, गाल्टन की है, इस तरह से पूछी जाती है। ये पर्सनैलिटी एक शब्द था जिसका निर्माण इन्होंने किया। जैव सांख्यिकी पर भी इन्होंने विचार दिए अपने। जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया। जुड़वा बच्चों पर भी किसने अध्ययन किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने अध्ययन किया था। व्यक्तिक भिन्नता पर भी फ्रांसिस गाल्टन ने अध्ययन किया था। इस तरह से के कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूं। इन्होंने जैव सांख्यिकी तथा वंशानुक्रम पर भी अध्ययन किया और इन्होंने लास्ट में आकर एक और दिया था, लास्ट में जो नियम दिया था इन्होंने, सफल और असफल लोगों पर, सफल और असफल व्यक्तियों पर भी परीक्षण किया इन्होंने, फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन से जितने पॉइंट मैंने आपको बोले हैं, इन पॉइंटों से आपको कुछ ना कुछ पेपर में 100% मिलेगा। ज्यादातर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सूजन शास्त्र के जनक हैं, कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। जितने भी मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूंगा वो हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन होगी और वो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जिनमें से सबका जवाब फ्रांसिस गाल्टन, ये गाल्टन ही ज्यादातर पेपर में मिलता है, फ्रांसिस देखने को कम मिलता है। इस तरह से ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए इनके संबंध में मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले सूजन शास्त्र के जनक नंबर 1, सूजन शास्त्र
के जनक कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन सूजन शास्त्र के जनक हैं। बुद्धि का पहला अध्ययन, नंबर 2, बुद्धि का पहला अध्ययन, बुद्धि का पहला अध्ययन। तीसरा नंबर है बुद्धि परीक्षण की पहली बैटरी का निर्माण, बुद्धि परीक्षण की पहली बैटरी का निर्माण इन्होंने किया। अगला पॉइंट है 4 नंबर, वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता, जो वैयक्तिक भिन्नता है उस पर भी इन्होंने अध्ययन किया था। वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन के जनक, वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन के जनक हैं। 5 नंबर पॉइंट में लिख रहा हूं, हेरिडिटरी जीनियस, इनकी एक पुस्तक है, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक हैं। सबका जवाब फ्रांसीसी गाल्टन आपको मिलेगा इनका, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। 6 नंबर में है निर्धारण मापनी के जनक, निर्धारण मापनी के जनक भी इन्हें माना जाता है। 7 नंबर पर जुड़वा बच्चों पर अध्ययन, जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किसने किया था? फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। जुड़वा बच्चों पर, यहाँ पर एक शब्द और लिखें, पहला अध्ययन फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था ये भी। आगे 7 नंबर में है, 8 नंबर में पर्सनैलिटी एक शब्द है, पर्सनैलिटी, मैं ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख रहा हूं, पर्सनैलिटी शब्द का पहला प्रयोग, पर्सनैलिटी शब्द का इन्होंने पहला प्रयोग किया। 8 नंबर में, 9 नंबर है जैव सांख्यिकी का, नंबर 9 जैव सांख्यिकी, जैव सांख्यिकी एवं वंशानुक्रम का पहला अध्ययन, जैव सांख्यिकी एवं वंशानुक्रम का पहला अध्ययन इन्होंने किया। जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम का है यहाँ पर, का वंशानुक्रम का अध्ययन। सफल और असफल लोगों का अध्ययन 10 नंबर में है, सफल और असफल लोगों का अध्ययन, सफल और असफल लोगों का अध्ययन।
ये फ्रांसीसी गोल्टन के संबंध में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो फ्रांसीसी गोल्टन से जुड़े हुए हैं और फ्रांसीसी गोल्टन ने इनके ही संबंध में बताया है। देखिए, फ्रांसीसी गोल्टन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिकतर अध्ययन किए हैं और जो भी इन्होंने अध्ययन किए हैं मैंने वो इन 10 पॉइंटों में यहाँ पर लिख दिए हैं जो भी अध्ययन इन्होंने किए हैं। देखिए, सबसे पहला है कि फ्रांसीसी गोल्टन सृजन शास्त्र के जनक हैं। फ्रांसीसी गोल्टन सृजन शास्त्र के जनक हैं, सबसे पहले ये पूछा जाता है। और ये जो पहला पॉइंट है तो पेपर में पूछा गया पॉइंट है कि सृजन शास्त्र के जनक हैं। आप जाकर देख लेना, पिछले साल के पेपर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। सृजन शास्त्र के जनक फ्रांसीसी गोल्टन है, उसमें गोल्टन ऑप्शन में दिया गया था, सबसे पहले यही पूछा गया था। बुद्धि शब्द का अगर कहीं पर आता है कि बुद्धि शब्द का या बुद्धि का पहला अध्ययन, बुद्धि शब्द या बुद्धि का पहला अध्ययन भी फ्रांसीसी गोल्टन ने किया था। वहां पर हम लिख देते हैं थार्डनाइक है, स्पेयरमैन है, चार्ल्स हैं। उसमें बुद्धि चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, यूपी टेट के सिलेबस में है नहीं, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए नहीं ना मानकर है ही वो सिलेबस में। हम अपने ऑफलाइन बैच में ठीक ठाक पढ़ाते हैं, उसे पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है। बुद्धि चैप्टर भी एक बैच हमने कंप्लीट कर दिया है यूपी टेट का। नया बैच प्रारंभ चल रहा है हमारे यहाँ पर। जो भी भाई बहन इच्छुक हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और ये डेमो क्लास आप देख ही रहे हैं, हम और भी बेहतरीन प्रयास करके पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे सामने होता है तो पूछने की जिज्ञासा भी रखता है। यहाँ पर तो जो भी बोलना है वो हम ही बोल रहे हैं, यहाँ पर प्रक्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। वहाँ पर सामने बच्चा बैठा हुआ होता है तो क्रिया प्रतिक्रिया भी चलती है, जो समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। वैसे कोशिश हमारी यही रहती है यहाँ पर समझाने पर भी कि कुछ भी ऐसा पॉइंट ना छोड़ा जाए कि आपके मन में कोई भी क्वेरी हो। बुद्धि परीक्षण की पहली बैटरी का निर्माण किन्होंने किया था? फ्रांसीसी गोल्टन ने किया। बुद्धि शब्द का पहली बैटरी, उसमें आता है बुद्धि में भाटिया बैटरी निर्माण। तो भाटिया बैटरी निर्माण या बैटरी शब्द का पहला निर्माण किन्होंने किया था? फ्रांसीसी गोल्टन ने किया था। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बन रहा है। और भाटिया शब्द का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन यूपी टेट में बन चुका है, आप इस क्वेश्चन को जाकर देख सकते हैं। भाटिया बैटरी निर्माण कैसे बना हुआ है। व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन के जनक। देखिए, व्यक्तिक विभिन्नता, इन्होंने बताया था कि कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं हो सकते, ना ही वो विकास में एक से हो सकते हैं, ना ही वो सोच में एक से हो सकते हैं, ना ही वो देखने में एक से हो सकते हैं। उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। व्यक्तिक भिन्नता पर भी इन्होंने अध्ययन किया था फ्रांसीसी गोल्टन ने। दूसरा, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर पुस्तक है। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, मैंने कल भी आपको, कल परसों शायद कल लिखवाई थी, जिन्हें एक जेपी वाटसन मैंने आपको पढ़ाया था, जिन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी थी होपिंग्स नामक यूनिवर्सिटी में। अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी एक, होपिंग नामक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय मैंने वहां पर लिखवाया है। उनकी एक पुस्तक है द बिहेवियर, और कई बार परीक्षा में पूछी गई है बिहेवियर पुस्तक। इसी तरह से इनकी हेरिडिटरी जीनियस नामक एक पुस्तक के लेखक हैं कौन? फ्रांसीसी गोल्टन। और इनकी जो पुस्तक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आप इस पुस्तक को याद करें, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनकी पुस्तक हम लिखवाते हैं, जरूर पढ़कर जाएं। आपको एक पुस्तक अवश्य 30 क्वेश्चन में से जरूर मिलेगी। निर्धारण मापनी के जनक हैं। निर्धारण मापनी के जनक भी कौन है? फ्रांसीसी गोल्टन है। जुड़वा बच्चों पर पहला अध्ययन किया। उन्होंने जुड़वा बच्चों पर पहला अध्ययन किया कि दो जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं उन दोनों में भी कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है, वो दोनों समान नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, व्यक्तिक भिन्नता का अध्ययन किन्होंने किया था? जुड़वा बच्चों का अध्ययन और व्यक्तिक भिन्नता का अध्ययन भी फ्रांसीसी गोल्टन ने किया है। पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग, पर्सनैलिटी शब्द आप जानते हैं, पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग भी गोल्टन ने ही किया था। ये कई बार पूछा जाता है, जो पर्सोना शब्द से निकली है, पर्सनैलिटी जो पर्सोना शब्द से निकली है,
ये पर्सनैलिटी शब्द है और किससे निकली है? पर्सोना शब्द से निकली है। ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम का पहला अध्ययन, जैव सांख्यिकी वंशानुक्रम का पहला अध्ययन जैव सांख्यिकी में जिसमें बताया जाता है कि दादा दादी से 1/, माता पिता से 1/2 या दादा दादी से 1/4, इस तरह से हमें जो जीन्स हैं माता पिता से प्राप्त होते हैं, दादा दादी से, नाना नानी से। जैव सांख्यिकी के और वंशानुक्रम के संबंध में इन्होंने बताया था फ्रांसीसी गाल्टन ने। सबसे लास्ट में इन्होंने सफल और असफल व्यक्तियों पर अध्ययन किया, लोगों पर अध्ययन किया, सफल और असफल पर इन्होंने अध्ययन किया है। और फ्रांसीसी गाल्टन एक मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इनसे पूछे जाते हैं, सफल तथा असफल लोगों पर अध्ययन किया गया फ्रांसीसी गाल्टन ने। आपसे पूछा जाएगा जैव सांख्यिकी के जनक हैं या वंशानुक्रम का पहला अध्ययन किन्होंने किया? फ्रांसीसी गाल्टन ने किया। पर्सनैलिटी शब्द को प्रयोग में किसने लाया? ये पर्सनैलिटी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो किन्होंने किया था? फ्रांसीसी गाल्टन ने। जुड़वा बच्चों पर अध्ययन ये भी आ चुका है, ऑप्शन में पूछा जाता है कि फ्रांसीसी गाल्टन ने अध्ययन किया, अगर उसमें होता है जुड़वा बच्चे तो आप जुड़वा बच्चों पर लगाएं, या जुड़वा बच्चों पर किसने अध्ययन किया है, तब ऑप्शन में फ्रांसीसी गाल्टन मिलेगा आपको। निर्धारण मापनी के जनक है। हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसकी है? गाल्टन की है। यह पुस्तक पूछी भी जाती है। बुद्धि का पहली बैटरी का निर्माण, भाटिया बैटरी शब्द बुद्धि में प्रयोग किया जाता है और भाटिया बैटरी शब्द से ही निकला है बैटरी शब्द, बैटरी शब्द से ही निकला भाटिया बैटरी शब्द, और इसका प्रयोग किसने किया है? फ्रांसीसी गाल्टन ने किया है। व्यक्तिक भिन्नता का पहला अध्ययन, व्यक्तिक भिन्नता पर भी इन्होंने अध्ययन किया था, दो व्यक्तियों में तुलना करके उनकी भिन्नता को इन्होंने ही दर्शाया था फ्रांसीसी गाल्टन ने। और बुद्धि का पहला अध्ययन भी फ्रांसीसी गाल्टन ने किया है, जो कि सूजन शास्त्र के जनक भी कहलाते हैं। फ्रांसीसी गाल्टन को ही हम सूजन शास्त्र के जनक कहते हैं। देखिए, इन क्लासों में मैंने आपको सबसे पहले साइकोलॉजी का इतिहास पढ़ाया था। साइकोलॉजी के इतिहास से आपको क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं साइकोलॉजी के इतिहास से? ऐसा पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा? आत्मा का विज्ञान कहने वाले प्लेटो और सुकरात जैसे दार्शनिक थे, आपको ये याद रहनी चाहिए, और 16वीं शताब्दी में इसे कहा गया था। फिर आपसे पूछा जाता कि मन का विज्ञान किसने कहा? तो मन का विज्ञान पंपोलोजी जो इटली के थे, उन्होंने 17वीं से 18वीं शताब्दी तक इसे कहा, और 19वीं से 20वीं शताब्दी तक ये चेतना का विज्ञान कहलाया, संरचना का विज्ञान कहलाया, जिसमें विलियम वुंड्स ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रयोगशाला खोली थी, और उधरी प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स ने एक प्रयोगशाला खोली थी कैम्ब्रिज में, जो 1890 में खोली गई थी। उसमें प्रयोग कर कर चेतना को बढ़ावा दिया गया था, संरचना को बढ़ावा दिया गया था कि ये चेतना का विज्ञान है। लेकिन चेतना के विज्ञान को जब जेबी वाटसन आए, जेबी वाटसन ने 1913 में नींव रखी थी होपिंग्स नामक यूनिवर्सिटी में अमेरिका की, और उन्होंने इस चेतना को नकार दिया कि जब चेतना दिखाई ही नहीं देती है तो उसका अध्ययन कैसे किया जाए। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा चुका हूँ। आप हमारी क्लास को देखें, जो मैंने 3 क्लासें दी हैं, आप उन क्लासों को जाकर देखिए, आपको ये सब मिलेगा जो मैंने आपको लिखवाया है। फिर इसके बाद जब मैंने आपको ये इतिहास पढ़ाए थे, इतिहास के बाद में हमने ही शुरू किया था यहाँ से गैने, हमने रॉबर्ट गैने आपको पढ़ाए हैं। रॉबर्ट गैने ने ये इसके संबंध में शिक्षण के 4 चरण दिए थे, जिनकी एक पुस्तक मैंने बताई थी। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, 9 चरण दिए हैं इन्होंने शिक्षण के। रॉबर्ट गैने ने 9 चरण दिए हैं, और 8 जो है सोपान की सिद्धांत, जो सोपानकी के नाम से मैंने लिखवाए हैं, 8 चरण दिए हैं, उन्हें मैंने लिखवाया है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चरण है, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, कई बार ये परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं। अधिगम सोपानकी के नाम से मैंने लिखवाए थे। और कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी भी गहने की मैंने एक पुस्तक, जैसे एक ये लिखाई है हेरिडिटरी जीनियस, किसकी है? सूजन शास्त्र की। कंडीशन ऑफ लर्निंग गहने की पुस्तक है, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। द बिहेवियर वाटसन की पुस्तक है, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। ऐसे ही जो भी मैं मनोवैज्ञानिक पढ़ाऊंगा, आपको सबकी पुस्तक इत्यादि सब लिखवाई जाएंगी।
आप उन पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो भी आपको मैटर दिया जाता है, सिलेक्टेड मैटर है, आप देखना। जो हमारे ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं, ये भी आपको एक सफल मैटर दिया जा रहा है। मैंने आपको 3 क्लास अब तक दे चुका हूँ। इन क्लासों से जो भी मैं क्लास आपको दूंगा, आप इन क्लासों से देखना आपको कितना मैटर है इनमें से मिलेगा। और इनसे कई क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारी इन क्लासों से आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 1913 में व्यवहारवाद की नींव किसने रखी, तो क्वेश्चन का जवाब होगा वाटसन। आपसे पूछा जाता है कि व्यवहारवाद की नींव रखी गई किस सन में रखी गई, 1913 में रखी गई। होपिंग्स नामक यूनिवर्सिटी में रखी गई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, जेपी वाटसन है। जेपी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। चेतना और पहली प्रयोगशाला कब खोली गई, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली प्रयोगशाला कब खोली गई। पहली प्रयोगशाला जेपी वाटसन ने 1879 में कहां पर खोली, जर्मनी के लिप्जिग नगर में खोली। ऐसे क्वेश्चन इनसे बनाए जाते हैं। और दूसरी प्रयोगशाला किसने खोली और कौन से वाद के जनक थे, प्रकार्यवाद के जनक कौन, विलियम जेम्स ने खोली। पहली वाली विलियम वुंड्स ने, दूसरी वाली विलियम जेम्स ने खोली, जो प्रकार्यवाद के जनक थे, कैम्ब्रिज में खोली गई थी। इन प्रयोगशालाओं में किसका अध्ययन किया गया, चेतना का अध्ययन किया गया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले खोली गई प्रयोगशालाओं में किसका अध्ययन किया गया, तो सबसे पहले खोली गई प्रयोगशालाओं में चेतना का अध्ययन किया गया। इसका अध्ययन किया गया, चेतना का अध्ययन किया गया। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है, पंपोलॉजी ने कहा है। ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और ये कई बार क्वेश्चन ऐसे बन चुके हैं। और मैं इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं जो इनसे बनते हैं। एक मैंने आपको परिभाषा भी लिखवाई थी। बाल मनोविज्ञान मैंने लिखवाया था कि बाल मनोविज्ञान अंग्रेजी शब्द के साइकोलॉजी शब्द से निकला है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, तो वो लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और किसका, लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइको लोगोस से मिलकर बना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन और इसमें अभी अभी मेरे ध्यान से उतर रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखिए इसमें इनके वैज्ञानिक को कि कौन सा वैज्ञानिक कहाँ का था आपसे पूछा जाता है। इटली के मनोवैज्ञानिक कौन थे। इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोलॉजी थे। अभी मैं और भी इसमें अगले वैज्ञानिक आपको पढ़ाता यहाँ पर। आज मैं इस क्लास को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए क्लास जो भी हमारी देख रहे हैं व्यक्ति, क्या हम इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे कि जो आप एक लाइक कर सकते हो। जो भी क्लास को देखते हैं कम से कम एक लाइक तो अवश्य करें, ये आपका भी फर्ज बनता है। जो भी क्लास देखते हैं एक लाइक करें। आज के लिए इतना ही। और जो भी हमारे ऑफलाइन बैच में इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।